नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। औपचारिक शिक्षा से वंचित युवक युवतियों, बालक बालिकाओं एवं समाज के किसी भी वर्ग के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया जाता है, जिसे कहते हैं ओपन एजुकेशन सिस्टम। इस ओपन एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ औपचारिक शिक्षा प्रदान करना नहीं होता है, वह साथ ही साथ उन्हें लाइफ स्किल्स में दक्ष करना भी होता है। अब आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा पर शायद पूरा ना इसके बारे में जानते हो। तो इन्हीं सभी बातों पे प्रकाश डालने के लिए व इस ओपन एजुकेशन सिस्टम के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमने आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है NIOS के क्षेत्रीय निर्देशक श्री KL गुप्ता जी को। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसा हम बात कर रहे हैं ओपन एजुकेशन सिस्टम की, आप इस पर प्रकाश डालिए सबसे पहले तो कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है और इसमें किस तरह से पढ़ाई कराई जाती है। नमस्कार। सबसे पहले तो जो आपने अभी बात शुरू की है कि जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जी, किसी भी कारण से, मतलब इसमें कोई कारण फिक्स नहीं है कि साहब इन कारणों से, बहुत सारे कारण हैं। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, बालिकाओं के लिए एक निश्चित उम्र के बाद उनको बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं, पढ़ाई रोक दी जाती है, या मैं किसी कारण से पारिवारिक जिम्मेदारियों के वजह से या परिवार की आर्थिक और सामाजिक कारणों से मैं नहीं पढ़ पाया और मुझे किसी भी स्टेज पर अगर पढ़ने की इच्छा है तो मेरे पास स्कूल में जाके, आज मैं अगर मान लो 50 साल की उम्र है और मैं चाहता हूँ कि मैं 10वीं करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप 10वीं कर सकते हैं, 12वीं कर सकते हैं। इन एडिशन टू, इसके अलावा भी मैं बताऊं तो एक ओपन बेसिक एजुकेशन भी है जिसमें हमने 3 स्तर बना रखे हैं। अच्छा। स्तर A, B और C। A का मतलब है कक्षा 3 के बराबर, B का मतलब है कक्षा 5 के बराबर, अच्छा। C का मतलब है कक्षा 8 के बराबर। पूरा ग्रेड सिस्टम हो गया, ग्रेड सिस्टम है। और उसके बाद 10वीं और 12वीं, अभी तक जो प्रणाली है। अब जो नई शिक्षा नीति आई उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो हम इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे। अच्छा। लेकिन जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके हिसाब से ये है कि आपको विद्यालय में जाके विधिवत एक निश्चित समय पर जाना है या वहाँ पढ़ाई करनी है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, जो आज क्लास में पढ़ाया है वही आपको पढ़ना, ऐसा नहीं। इन सबसे मुक्त है, इन सबसे मुक्त है। इसका नाम है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, हम इसको ODE बोलते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन का मतलब है जहां पर प्रतिबंध, सीमाएं कम कर दी गई, अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दी है। जैसे हम औपचारिक शिक्षा में क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, 12 बजे तक स्कूल रहेगा, 7 से 12 तक नहीं जाते हो तो फिर आप अपना पढ़ देखिए। तो जो लोग बाध्य हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि वो अपनी सहूलियत से इस तरह के कोर्सेज को कर सके और आगे बिल्कुल जीवन में पढ़ भी सकें, पढ़ने के साथ आगे बढ़ सकें। उनके पढ़ने और बढ़ने के लिए ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित रह गए या किसी कारण से उनकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां उनको नहीं अलाउ कर पा रही कि वो स्कूल के टाइम में जाके पढ़ाई कर सके, तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करें। और जो जहाँ तक हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसमें ये होता है कि साहब औपचारिक रूप से आपको जरूरी नहीं है कि नहीं यहाँ पहुँचना ही है, इस समय नहीं पहुँचे तो पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा। मेरी इच्छा है मैं शाम को पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी किताबें मेरे पास है, मटेरियल मेरे पास है, सारी चीज़ें मेरे पास, मैं अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ। मतलब पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा पहुँच जानी चाहिए व्यक्ति तक, किसी भी बिना बाधा के। शिक्षा आपके द्वार तक, शिक्षा आपके द्वार तक, बहुत ही खूब। अब जैसे इसमें विद्यार्थी, हम जैसे किसी मतलब जो सामान्य शिक्षा प्रणाली में जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनके अपने एक तौर तरीके होते हैं एडमिशन देने के। ठीक वैसे ही बच्चा अगर ओपन एजुकेशन सिस्टम में आता है, अब अगर वो 10th में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है, या वो किसी भी स्तर पर एडमिशन लेना चाहता है तो सामान्य एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखिए, जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, उसके हिसाब से उसमें बताया है कि 10वीं क्लास में प्रवेश के समय बालक की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। अच्छा, उम्र के हिसाब से? उम्र के हिसाब से। सीधे 10वीं भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं, 10वीं में प्रवेश लेने के लिए कोई पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप अगर कहते हैं, अपना खुद प्रमाण कर देते हैं कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए उपयुक्त हूँ, तो मैं पढ़ सकता हूँ और मैं पढ़ना और लिखना जानता हूँ। हम उसके सेल्फ सर्टिफिकेशन बोलते हैं या स्व प्रमाण पत्र, कि आप खुद अपना प्रमाण पत्र देंगे कि मैं 10वीं की पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं इच्छुक हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। उसके लिए जो प्रवेश की परीक्षा है, जो बताया, उम्र 14 साल होनी चाहिए और जिस दिन वो प्रवेश ले रहा है उस समय उस दिन उसकी 14 साल होनी चाहिए उम्र। ठीक है। दूसरी बात जो हम बात करते हैं कि प्रवेश जो होगा स्कूल में जाके विधिवत रूप से नहीं, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा। हमने सारी जो प्रक्रिया कर दिया वो ऑनलाइन कर दिया। पहले क्या होते थे, दलालों के माध्यम से बालकों को, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको ब्लैकमेल कर लेते थे या एक्सप्लॉइट कर लेते थे, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर लेते। अब हमने कहा कि हमारी साइट है SDMIS
www.nios.ac.in उसके ऊपर जाइए, आपका खुद का डैशबोर्ड बनाइए, अपना एक लॉगिन आईडी, अपना एक ईमेल और एक अपना फ़ोन नंबर। अच्छा। वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इसलिए लेते हैं कि आपको समय समय पर जो भी चीज़ें होंगी वो अपडेट होती रहेंगी। हम सारी चीज़ें उसके मेल पर और उसके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से और मेल के माध्यम मतलब से, कड़ियों के माध्यम से नहीं जुड़े, डायरेक्ट अप्रोच बच्चे को अप्रोच करें, बच्चा आपको अप्रोच करे, ताकि बीच में कहीं कोई समस्या नहीं रहे। बिल्कुल समस्या नहीं रहनी चाहिए। और उसके अंदर ये है कि ऑनलाइन जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका क्या एक डैशबोर्ड बन जाएगा। अच्छा। उस डैशबोर्ड में आपकी सारी डिटेल रहेंगी, आपने किस दिन रजिस्टर किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कोड आएगा। रजिस्ट्रेशन कोड आने के बाद उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसमें आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। मतलब एलिजिबिलिटी आपके अनुसार है, बच्चे की उम्र जो आपके नियमों के अनुसार होनी चाहिए, इसके अलावा आप किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैं श्रेणी विशेष का हूँ, क्योंकि अलग अलग श्रेणी के लिए उसको छूट है, फीस में थोड़ी छूट है, तो वो उसको फिर अपना जिस कैटेगरी में वो चाहता है, जैसे मान लीजिए वो कहता है मैं SC वर्ग से आता हूँ, तो हमने मान लो उसके लिए 300 रुपए की फीस में छूट है, तो वो 300 रुपए की छूट लेने के लिए उसको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। मतलब कास्ट में जहाँ कहीं भी सरकार द्वारा छूट दी गई है वो सब आप प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल। साथ के साथ फीस स्ट्रक्चर भी नॉमिनल रखे। बिल्कुल। फीस 10वीं कक्षा में 5 विषयों में अगर प्रवेश लेता है तो उसकी लगभग 1650 या 1850 बहुत ही नॉमिनल फीस, जो अधिकांश हमें स्कूली विद्यालय प्रणाली में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और उस 1850 रुपए जो फीस है उसके अंदर उसकी किताबों की कॉस्ट भी शामिल है। बहुत ही खूब, ये तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अब जब इसमें आगे बढ़ते हैं, आप एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे थे, अब इसमें आपके स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 जैसे जो ये टर्म है, ये क्या होता है? मैं बताता हूँ। स्ट्रीम 1 का मतलब है जिसने NIOS से शुरू से पढ़ाई करनी है। 10वीं की NIOS का ही पाठ्यक्रम पढ़ना है। NIOS की जो होता क्या है कि जब कोई बच्चा प्रवेश लेता है, उसका पहले उसने रजिस्टर किया, उसका हम डॉक्यूमेंट देख के एडमिशन वेरीफाई कर देते हैं। एडमिशन जब हम उसका वेरीफाई कंफर्म करते हैं, एडमिशन वेरीफाई जब करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक स्कूल के साथ हम अटैच कर देते हैं, जो NIOS का स्टडी सेंटर होता है, अध्ययन केंद्र बोलते हैं। उस अध्ययन केंद्र के ऊपर क्या होगा कि उसको 2 तरह से सहायता मिलेगी। एक तो वहां पर PCP क्लासेस होती है, जिसको हम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। अच्छा। उसके माध्यम से वो एक सब्जेक्ट की 30 क्लासेस लगाते हैं। ओके। तो वहां पर जाके वो अपना पढ़ाई नहीं होगी, वहां पर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और चूंकि पढ़ाई जो होगी वो क्या होता है, हम देते हैं उसको बच्चे को प्रवेश के बाद में सेल्फ लर्निंग मटेरियल। अच्छा। उसको हमने नाम दिया है स्वाध्याय सामग्री। वो लिखी इस तरह से है, वो लिखा इस तरह से जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता। उसको पाठ्यक्रम को यूज करके जो पढ़ता है तो उसको कोई कंफ्यूजन भी होंगे, उसके जो समस्याएं जो आती हैं वो उन PCP क्लासेस में जाके, और अध्ययन केंद्र के ऊपर अगर उसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके प्रैक्टिकल वहां होंगे। ओके। ठीक है। उस प्रैक्टिकल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम 1। ये हुआ स्ट्रीम 1 में। स्ट्रीम 1 हो गया आपने जैसा बताया। स्ट्रीम 2 क्या होता है, हमारे यहाँ NIOS में प्रवेश 2 ब्लॉक में होता है। एक ब्लॉक कहलाता है जब हम अप्रैल एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम भी 2 बार होते हैं, एक बार मार्च अप्रैल में होते हैं, एक बार अक्टूबर नवंबर में होते हैं। मतलब जो बच्चा वहाँ नहीं दे पा रहा है तो वो दूसरे वाला जो आपका कैटेगरी एग्जाम का वहाँ पर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं उस पर ही आ रहा था। 2 एग्जाम होते हैं साल में, 2 बार होते हैं। हर एक बोर्ड 1 बार एग्जाम लेता है। हमारे यहाँ NIOS में या ओपन स्कूलिंग सिस्टम में 2 बार एग्जाम होते हैं। तो वो क्या करेगा कि जो अप्रैल एग्जाम के लिए अपने को रजिस्टर करता है उसको हम ब्लॉक 1 बोलते हैं। अच्छा। जो अक्टूबर एग्जाम के लिए करता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक 2 बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज जो आपने भी पूछी, स्ट्रीम 2 क्या होता है? स्ट्रीम 2 ये होता है कि जैसे मान लीजिए बालक किसी और बोर्ड से पढ़ रहा था, उस बोर्ड के एग्जाम में, अप्रैल में उस बोर्ड की परीक्षा में बैठा, उस परीक्षा में बैठने के बाद उसका परिणाम जो है वो आशाजनक नहीं आया, वो किसी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री या फेल हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे बच्चे को हम पढ़ाएंगे नहीं, PCP नहीं लगाएंगे, उसको हम सीधे एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं। अच्छा। जो बच्चे ने अप्रैल में एग्जाम दिया अपने बोर्ड का, उसका रिजल्ट मई में आ जाता है, क्लियर नहीं हुआ, अगर क्लियर नहीं हुआ, कंप्लीट वाले की तो कोई बात ही नहीं है। जो रह गया है तो उसको हम क्या करते हैं कि अक्टूबर एग्जाम के लिए सीधा एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे। ओके। तो वो पढ़ाई उसने अपने बोर्ड से की हुई है, पाठ्यक्रम में कोई फर्क है नहीं, गणित का या विज्ञान का या से मुझे ध्यान है यहाँ पे NIOS में पाठ्यक्रम क्या रखा जाता है? पाठ्यक्रम बिल्कुल कोर सब्जेक्ट्स का वही पाठ्यक्रम है जो CBSE का या राजस्थान बोर्ड का है, वही पाठ्यक्रम NIOS का, क्योंकि भारत सरकार ने उनको भी बोर्ड बनाया है और NIOS भी बोर्ड है। तो साथ ही साथ आप जो वोकेशनल कोर्सेज चलाते हैं एकेडमिक के साथ, वो क्या है? मतलब एकेडमिक प्लस वोकेशनल दोनों ही तरह की दक्षता दोनों तरह की सुविधाएं। देखिए, एकेडमिक कोर्स की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 10वीं और 12वीं, जी,
वोकेशनल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं लाइफ स्किल्स में स्किल डेवलप हो, ऐसे कुछ कोर्सेज हैं क्या? तो एनआईओएस ने लगभग ऐसे 100 कोर्सेज रखे अच्छा। हैं। तो उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का है, इंजीनियरिंग सेक्टर का है, क्लरिकल जो जॉब करते हैं या जो डाटा एंट्री वाले जो करते हैं, कंप्यूटर साइंस के जो हैं उनके कोर्सेज रखे हैं, योग साइंस का कोर्स रखा है। कि मतलब एकेडमिक के साथ वोकेशनल का कॉम्बिनेशन बना रहा है बच्चा, अगर वहां नहीं तो बैलेंस भी ये कर दोनों सके चीजें उसे। हैं। अगर आप सिर्फ एकेडमिक करते हैं तो भी छूट है, अगर आप सिर्फ वोकेशनल करते हैं तो भी छूट है, और अगर आप एकेडमिक के कॉम्बिनेशन में वोकेशनल करते हैं तो भी इसमें अलाउ हर तरह की सुविधा उपलब्ध, हर तरह की सुविधा है। बंधन जो है ना, बंधन कम से कम किया, फ्लेक्सिबिलिटी हमने ज्यादा दी है। पूर्णतः ये एक मुक्त शिक्षा प्रणाली हो चुकी है, मतलब कि कोई बंधन नहीं है, बच्चा या क्या जो भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति आना चाहता है। और अगर एलोबरेट करके कहूँ तो ये है कि हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली में कि शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं विद्यालय बेस्ड या टीचर बेस्ड, क्योंकि उसमें कंडीशंस होती हैं। टीचर इस समय पढ़ा रहा है तो इस समय पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है तो ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम 10वीं की बात करें फॉर्मल में, वो कहते हैं हिंदी लो, इंग्लिश लो, साइंस लो, मैथ्स लो, सोशल साइंस लो। हर एक स्कूल के पास यही कॉम्बिनेशन है ना। हमारे पास 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो। सिर्फ कॉम्बिनेशन में कंडीशन क्या है? एक लैंग्वेज 4 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट। अच्छा। अगर आप 3 लैंग्वेज लेते हैं तो फिर आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, 2 लैंग्वेज से ज्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। 5 सब्जेक्ट के लिए पासिंग क्राइटेरिया ये रहेगा। साथ ही आपका मोड ऑफ टीचिंग क्या रहता है, मतलब किस टीचिंग टेक्निक से बच्चे पढ़ते हैं? अब जैसे अभी हम लोग पैंडेमिक से गुजरे हैं तो इसके अंदर भी आपने जरूर कुछ बदलाव किए होंगे, पर पहले भी आपके क्या मोड ऑफ टीचिंग रहते, साथ ही साथ आपने नवीनतम बदलाव क्या किए हैं उनके बारे में? पैंडेमिक से पहले भी और पैंडेमिक के टाइम में भी और पैंडेमिक के बाद भी जी जो बदलाव आए हैं ज्यादा वो आए हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है जी। टीचर बच्चे से मिल नहीं पा रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस का चला। एनआईओएस ने ये चीज पहले से ही, मुझे लगता है कि शायद ये पैंडेमिक का एहसास था या इस तरह की शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित करना था कि हमने पहले से ही फॉर्मल एजुकेशन के रूप में हमने उसको कहा कि पीसीपी क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर लो। पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री आपके पास है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे तो यार ये सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा एक मुक्त विद्यावाणी चैनल है एनआईओएस का। मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से हमने ऑडियो लेक्चर्स उसके अंदर, अच्छा, उसके ऊपर वो लेक्चर्स आते हैं, उसका एक शेड्यूल आता है। उसके अंदर आप जब आपका इंटरेस्ट का टॉपिक, आपकी जरूरत का टॉपिक आता है, आप उसको सुनिए। अच्छा। उसके अंदर आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बनाए टॉपिक वाइज। ओके। वो वीडियो हमारी वेबसाइट पर भी है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट, हर चैप्टर, उसमें भी चैप्टर में भी टॉपिक के ऊपर। ओके। तो उसने सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। आप जो यूट्यूब पे जाइए उसके ऊपर देख सकते हैं जी। इसके अलावा जो भारत सरकार ने अभी 12 चैनल बनाए हैं, पीएम ई विद्या 1 से लेकर पीएम ई विद्या 12। अच्छा। वो पहली क्लास के लिए पीएम ई विद्या 1 और दूसरी के लिए 2, ऐसे करते करते पूरे 12 तक पहुंचते। यानी उस एक पर्टिकुलर चैनल पीएम ई विद्या 8 पर 8वीं क्लास के सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स उस पर आते हैं। तो जो बच्चे नहीं, बहुत ही आसानी से मतलब घर पे बिल्कुल घर पे बैठ के आराम से। और ये प्रसारित कैसे होते हैं? ये प्रसारित पूरे दिन चलते हैं, उसमें अलग अलग स्लॉट्स हैं, उसका शेड्यूल आता रहता है। अच्छा। जैसे एनआईओएस को भी पीएम ई विद्या 10 और पीएम ई विद्या 12 के ऊपर समय दिया हुआ है जी। कि 4 नून में 11 बजे से लेके 1 बजे तक पीएम ई विद्या 10 पर 4 क्लास होंगी। वो इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, उसमें टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, और आपको कोई डाउट है तो आप उसी समय फोन करके या उसके ऊपर मेल करके पूछ सकते हैं, तो वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। इसी तरह से पीएम ई विद्या 12 के ऊपर शाम को 2:30 से 4:30 है, उसमें 3 क्लासेस होती हैं, तो वो उसके अंदर किए जाते हैं। उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया, सभी तरीके से मतलब विद्यार्थियों तक उस ज्ञान को पहुंचाने की पूरी कोशिश। उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इंटरेक्टिव चैनल है, वो इंटरेक्टिव नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे कि जो स्वयं जो पोर्टेबल है। अच्छा। पोर्टल जो बनाया है उसमें ये है कि आप आपको एक कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए, उसके ऊपर आप मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, इवन डेली आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इस टॉपिक का मुझे देखना है कि मुझे कितना सीखा। उसमें ऑनलाइन ही असेसमेंट होगा और आ जाती है। आप कंटिन्यू अपने आप घर बैठे हुए जहां बैठे, जरूरी नहीं घर बैठे हो, आप अगर घूमने भी गए और कह रहे हैं कि 2 घंटे बोर हो रहा हूँ तो चलो मैं कुछ कर लूँ, तो पढ़ाई कर सकता हूँ। अच्छा, ऑल टाइम अवेलेबल, ऑल टाइम अवेलेबल, एनी टाइम यू कैन एक्सेस, और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। है। इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी, इतना मतलब बच्चों पे केंद्रित होने के बाद भी कभी
कभार ऐसा होता है कि बच्चों के मन में संदेह आ जाता है कि अगर हम ओपन स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो क्या जब हम कॉलेज की तरफ जाएंगे तो क्या हमारा जो एंट्रेंस है वो सेम होगा या फिर हमें किसी और प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ये आप एक तरीके का जो मिथ है ना, इसे आज आप खत्म कर दीजिए। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये मिथ ही है। ये चूंकि हम बदलाव को अभी बदलाव के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं ये कुछ ऐसी चीज है जो नियमित से हटके है और कुछ गड़बड़ होगा। गड़बड़ कुछ नहीं है। ये भी NIOS भारत सरकार ने बोर्ड बनाया है, वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं बनाया है कि जो डिप्राइव है। मैं कहता हूं कि मैं रेगुलर स्कूल में जा सकता हूं, फिर भी अगर मुझे इससे पढ़ना है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मतलब आप साथ के साथ भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मतलब ओपन स्कूल भी कर सकते हैं साथ ही साथ नहीं, वो तो फिर दो जगह तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। दो जगह रजिस्टर करना उसमें नियमानुसार नहीं है। मेरा ये कहना है कि इसको ये नहीं सोचा जाए कि ये नहीं कर पाए हैं इसलिए ये करेंगे, ऐसा नहीं कि ये कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए। ये बड़ा अम्ब्रेला है, मतलब उल्टा है कि लोग कहते हैं कि साहब इसके अंदर ये नहीं होगा, इसके अंदर तो वो लोग जाएंगे जो पढ़ नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर फॉर्मल में वो जा रहे हैं जो सिर्फ उस जा सकते हैं वही पढ़ पाएंगे। अच्छा। वहां पर बाकी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर जो जा सकते हैं वो भी पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी खुले हैं। यही बात आपका जो एक बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि साहब मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, और पढ़ाई करूंगा तो पढ़ाई करने के बाद मेरी इस डिग्री की वैलिडिटी होगी कि नहीं, मेरे सर्टिफिकेट। कहीं भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। किसी भी आप 10वीं किया, 10वीं करने के बाद 11वीं में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका अगर अलाउ करता है, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी परिस्थितियां अलाउ करती हैं, आप 11वीं में विधिवत विद्यालय में जा सकते हैं। आपने 12वीं किया, कॉलेज जाना है, आप विधिवत किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जो उनका मेरिट का क्राइटेरिया वो तो रहेगा, वो तो वहाँ वैलिडिटी मिल जाती है। बिल्कुल, अगर आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो आप ओपन स्कूल से भी पास आउट हैं तो आपका भी परसेंटेज का वही क्राइटेरिया, बिल्कुल वही क्राइटेरिया का। साथ में यही प्रोसीजर क्या सरकारी नौकरियों के लिए भी होता है? बिल्कुल, सरकारी नौकरी में भी वही सारी मान्यताएं वही की वही है, उसमें कहीं कोई झोल नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपके व्यूज जानना चाहूँ कि हाँ एक औपचारिक शिक्षा से पास आउट विद्यार्थी और एक ओपन स्कूल एजुकेशन, इनमें क्या तो फर्क होता है या फिर आप इनकी कैसे तुलना करेंगे? देखिए, हम तो इतिहास में अगर जाते हैं, हाँ जी, तो वो ये कहेंगे कि हमारे पास दो उदाहरण हैं, अर्जुन है और एकलव्य है। दोनों धनुर्धर हैं। अर्जुन गुरु जी के आश्रम में रह के पढ़ाई कर रहा है और उसको गुरु की देख रेख में पढ़ाई कर रहा है जी, और उसको एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जानते हैं। दूसरी तरफ एकलव्य जो है वो ये है कि गुरु जी की प्रतिमा रखी है, कर अपने आप से रहा है, और उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? गुरु जी की प्रतिमा से मिल रही है। उसने अपने आप की है। डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन से एकलव्य जी, रेगुलर स्कूलिंग से अर्जुन। और हम इतिहास गवाह है कि दोनों में से अगर ये तय करना पड़े कि कौन बेहतर और कौन कमतर, तो शायद हम खुद असमंजस में पड़ जाएंगे कि कौन किसको बेहतर बताएं और किसको कमतर। इसका मतलब ये है कि दोनों के स्तर में कोई फर्क नहीं है। दोनों, हमने क्या किया, कैसे किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने नेट रिजल्ट क्या निकाला, हमारी परसेंटेज क्या आई, हमने किस स्तर तक सीखा, वो महत्वपूर्ण। विद्यार्थी का अपना भी इनपुट कितना रहा, उसने किस लगन से जाके पढ़ाई की, साथ ही साथ मतलब सिर्फ शिक्षा प्रणाली को ही ना देखे, उस विद्यार्थी का अपना इनपुट भी देखे, उसका भी बेस्ट एफर्ट उसके अंदर होना चाहिए। आप अपने विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही खास ऑनलाइन डिमांड या ऑन डिमांड एजुकेशन कुछ प्रोसेस चलाते हैं? नहीं, वो है हमारा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है। अच्छा, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देखिए, हम साल में, हर एक बोर्ड साल में एक बार परीक्षा करता है, हम 2 बार परीक्षा करते हैं जी। 2 बार परीक्षा करने के पीछे ये है कि भाई अभी जो आपको मैं बता रहा था कि जो अप्रैल में फेल हुआ वो अक्टूबर एग्जाम में बैठता है, जो किसी और बोर्ड का, उसको हम अक्टूबर का रिजल्ट दिसंबर में दे देते हैं। और दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में देने से वो क्या होता है, दिसंबर के एंड तक उसको किसी भी स्कूल में जहां वो प्रवेश, स्कूल या कॉलेज में वो एडमिशन ले सकता है। तो जिन बच्चों से वो पीछे छूट गया था वो उनको जाके फिर पकड़ सकता है। जिसकी ट्रेन छूट गई है वो वापस अपने उन साथियों के साथ अगली कक्षा में पढ़ सकता है। अच्छा, समानांतर तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो 2 बार परीक्षा का हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी को और जल्दी है, अप्रैल में फेल, मई में रिजल्ट आया, फेल हो गया, वो कहता है मेरे को तो जुलाई के बाद, अगस्त के बाद एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं दिसंबर तक कहाँ वेट करूंगा? दिसंबर का मतलब तो मेरा साल गया। हम कहते हैं कि आप ऐसा करिए, मई के बाद जून में, 1 जून से हम ऑन डिमांड एग्जाम करते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है? बच्चे की डिमांड पर एग्जाम करेंगे। अच्छा, हमने वीक में 3 दिन तय किए हुए हैं। रीजनल सेंटर पे 3 दिन और हेडक्वार्टर पे 5 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि मंगल, बुध और गुरु। इन 3 दिन हम परीक्षा करते हैं। 50 बच्चों की हमारी कैपेसिटी है। बच्चा अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करे, उस दिन आ जाए, उसके एग्जाम अपीयर होने के 45 डेज में हम उसका रिजल्ट दे देंगे।
अच्छा, बहुत ही जल्दी। 45 डेज में रिजल्ट दे देंगे। अब उसने जून में बैठा है, उसको जुलाई के एंड में, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। वो कह रहा था अगस्त में मेरे को, मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जैसे IIT में सिलेक्ट हुए, वो 12th के अंदर एक सब्जेक्ट रह गया था उसका। अच्छा, उसने वो एक सब्जेक्ट जो है वो ऑन डिमांड से दिए और उसका रिजल्ट आ गया जुलाई में और उसको IIT में एडमिशन मिल गया, वरना उसको IIT भी दोबारा दोबारा देना पड़ता। साथ ही साथ उसका जो साल है, उसका साल भी बचा है और वो एफर्ट्स बच गई ना। IIT हर एक बार क्रैक थोड़ी कर पाएंगे, इस बार किया तो अगली बार निश्चित करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कंफर्टेबल मोड बहुत है इस बहुत एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कंफर्टेबल बहुत है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। विद द क्वालिटी, डेफिनेटली विद द ये नहीं है कि हमने कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है कि नहीं इसमें तो हल्का पढ़ाओ, इसमें ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आप लगभग कितने विद्यार्थी अपने आप को एक साल में से एनरोल कर लेते होंगे? अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख विद्यार्थी अपने आप को जोड़ते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एकेडमिक और वोकेशनल, यानी 10वीं 12वीं और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को मिला तो ये लगभग 50,000 से ज्यादा जाता है। काफी बड़ी संख्या है विद्यार्थियों की। क्या ऐसा आपके द्वारा कोई प्रयास किए जाते हैं लगातार कि विद्यार्थियों को इसके बारे में आप बताते रहें या उनको अवेयर करने के लिए? देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 400 अध्ययन केंद्र है, वो हमारे एम्बेसडर है। अच्छा। वो अपनी अपनी लोकेलिटी में, हर जिले में, हर तहसील में कोशिश की है कि हर जगह पर हम पहुंच जाएं और हर एक को इसकी जानकारी रहे। और एक और जो प्रकल्प है जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर हमने किया हुआ है वो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है। उसका भी शुरुआत इसी तरीके से किया। NIOS पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है। NIOS देश में स्कूल स्तर पर दूरस्थ शिक्षा को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आया। और फिर चूंकि शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का भी है, सेंट्रल का भी है, तो ये था कि नेशनल लेवल पे हम काम करेंगे, स्टेट लेवल पे स्टेट ओपन स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से काम करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि स्टेट ओपन स्कूल में चूंकि वो ज्यादा गहरे तक जुड़े होते हैं, उनका जो एडमिशन है वो लगभग साल का 1.5 लाख। तो हम राजस्थान में अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 2 लाख विद्यार्थी हैं जो इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एकेडमिक प्लस वोकेशनल कोर्सेज की। कहीं एक हमारी बात रही थी जो छूट गई थी, मैं उसके बारे में और जानना आपसे चाह रही थी। आपने हमें एकेडमिक में लगभग 18 के लगभग विषय बताए कि बच्चा अगर एकेडमिक कोर्सेज ऑप्ट करता है तो 18 है। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्सेज की आपने बात की थी जो स्पेशली इसलिए किए जाते हैं कि बच्चे को स्किल्स में दक्ष किया जाए। ये वोकेशनल कोर्सेज क्या है और किस तरह से बेनिफिट करते हैं, आप संक्षिप्त में अगर हमें बता सकें। वोकेशनल कोर्सेज का अपने आप में है कि उसमें बच्चे में उन कोर्सेज के माध्यम से एक स्किल विशेष का उसमें जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है जो 6ठी से 8वीं तक हैं। हालांकि वो 3 अलग अलग स्तर के हैं। अभी जो 6ठी से 8वीं तक की जो बच्चियां हैं, जो 8वीं में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, आप विश्वास करेंगे कि 4000 बच्चियां ऐसी हैं जो वोकेशनल कोर्स करती हैं, क्योंकि वो उनके लिए 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स जरूरी है और छोटे भी हैं। नहीं, उनको 6 महीने का ही कोर्स कराते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स है, क्योंकि वोकेशनल कोर्स 6 महीने के भी हैं, 1 साल के भी हैं, 2 साल के भी हैं। तो जो उनकी फिजिबिलिटी बनती है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो कटिंग, टेलरिंग और ब्यूटी कल्चर और टॉय मेकिंग जो ऐसे हैं तो वो रूरल एरिया से हैं, गाँव से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये विधा उनके पास अगर है तो वो परिवार को फाइनेंशियल रूप से भी सपोर्ट करेंगी और आत्मनिर्भर भी होंगी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सभी तरह के कोर्सेज अगर हम मिला के देखो तो हर हाल में, जैसा आपने कहा कि विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित ये शिक्षा प्रणाली है और किसी चीज पे नहीं, और सिर्फ उनको लाभान्वित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चलाई जाती है। अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपने विश्वास से जो आप करना चाहते हैं हम आपको वो सब चीज देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी बढ़िया जानकारी आपने दी और विद्यार्थियों को शायद इस जानकारी से और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो कहीं ना कहीं अपने कदमों को बांध के बैठे हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में कहीं रुक रहे हैं, कोई बाधा उनके सामने आ रही है। ये जानकारी ज़रूर उनके काम आए, इसी उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।